Hello students, new topic is time varying fields and Maxwell's equations. इससे पहले हमने जो भी डिस्कशन किया था वो स्टेडी फील्ड्स पे किया था, तो वहाँ पे फील्ड टाइम वेरिंग नहीं था, ऑल्दो इट द फील्ड वाज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस कोऑर्डिनेट्स। यहाँ जो डिस्कशन करेंगे दैट विल बी ऑफ द टाइम वेरिंग फील्ड्स। तो एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। A time varying magnetic field induces an electric field and vice versa। इस स्टेटमेंट को माइंड में रख के आगे बढ़ेंगे। अब क्योंकि हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस का डिस्कशन कर रहे हैं, तो वन ऑफ द इक्वेशन इज ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन इज द फैराडेज लॉ। ठीक है, फैराडेज लॉ क्या कहता है? द चेंजिंग the time changing magnetic field produces an electric field। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या देखा था कि डेल क्रॉस ई वाज ऑलवेज जीरो। ये फंडामेंटल पोस्टुलेट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, विच इम्प्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। For a conservative field, the potential between 2 points is path independent। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल था वो एक पॉइंट फंक्शन था बिकॉज ऑफ द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द फील्ड। बट सिंस here the curl of electric field is non-zero, hence the induced electric field is non-conservative। तो इसको प्रूव करने के लिए लेट अस कंसीडर एन ओपन स्पेस। एक ओपन सरफेस लेते हैं बाउंडेड बाय अ कॉन्टूर सी। लेट्स से उस सरफेस से एक मैग्नेटिक फील्ड, एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। ठीक है, तो इस बिकॉज अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर लेट्स से वी वांट टू कैलकुलेट द सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको ई डॉट डी एल से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू the flux of the rate of change of the magnetic field। यहाँ पे हमने स्टोक्स थ्योरम अप्लाई किया है। जस्ट इस फॉर्मूला को हमने इंटीग्रल फॉर्म में यहाँ पे पुट अप कर दिया है बाय अप्लाइंग द स्टोक्स थ्योरम। और total magnetic flux is given by the integral of V dot ds। So the circulation of the electric field will be given by the negative rate of change of the magnetic flux। और इस सर्कुलेशन को we also called as the induced EMF, or EMF is called the electromotive force। Why it is called the electromotive force? Suppose यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, तो suppose if there is some charge quantities here, then electric field will drive this charge quantity, that is by induced EMF। सो मान लेते हैं उस सर्कुलेशन में एक फिजिकल सर्किट होगा, एक कंडक्टर लूप होगा,
और लेस से वो n टर्न्स का होगा, n नंबर ऑफ टर्न्स का होगा। तो फॉर a loop of n turns, total flux linkage will be n times of 5. So total induced EMF will be given as minus n/5 dt. और यहाँ नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स नेगेटिव साइन असर्ट्स लेंस लॉ। ईएमएफ कुछ इस तरीके से इंड्यूस होगा, इट विल ट्राई टू अपोज द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। सो फैराडेज लॉ का 3 केसेस देख लेते हैं। There are broadly 3 cases in the Faraday's law of electromagnetic induction. One is the stationary circuit in a time varying magnetic field. Basically, induced EMF calculate करना है, which is given by the rate of negative rate of change of the magnetic flux. Somehow, in each of the cases, if the flux is varying, then its rate of change will induce an EMF. The first case is the stationary circuit in time varying magnetic field. Second is moving conductor in static magnetic field, या फिर मूविंग सर्किट इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। आगे देखते हैं, एग्जांपल से देखते हैं। सो पहला केस है स्टेशनरी सर्किट इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। सो एग्जांपल है, ए वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट्स इन द x डायरेक्शन। इस रेफरेंस में x डायरेक्शन पर की तरफ है, व्हिच इज गिवन एज v is equal to p naught cos pi r by 2 sin omega naught t. A stationary circular loop of n turns of radius r exists in the yz plane. Center at origin, find the induced EMF in the loop. So all we need is induced EMF calculate करना है, that will be minus n/5 by dt. ठीक है, तो ऑल वी नीड इज d5 by dt। तो उसके लिए हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे पहले। फ्लक्स इज गिवन बाय v डॉट ds। तो इस सर्कुलर लूप से टोटल कितना फ्लक्स पास हो रहा है, विल कैलकुलेट, दैट इज v डॉट ds। एक स्मॉल एरिया ले लेंगे 2 pi r dr रीजन, एक स्मॉल एरिया लेंगे और उसका टोटल इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हमें फ्लक्स मिल गया, फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में है, वैरी कर रहा है, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये केस था स्टेशनरी सर्किट इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में क्या है, सिंपली कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स, जो कि टाइम पे एक फंक्शन आएगा। फाइनली वी कैन इजीली कैलकुलेट द find the induced EMF using minus n/5 by dt. सेकेंड केस देखते हैं, a moving conductor in a static magnetic field. सपोज द कंडक्टर किसी फिक्स स्पीड से, फिक्स वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, और सपोज स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेपर यानी z डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, और एक कंडक्टर x डायरेक्शन में u वेलोसिटी से जा रहा है। तो फॉर ईच लूजली बाउंड चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, जो लॉरेंज फोर्स एक्ट करेगा, दैट विल बी गिवन बाय द q टाइम्स ऑफ u क्रॉस b। अगर ऐसे ऑब्जर्व करते हैं, if you are sitting on this, क्या है, for an observer sitting at the conductor, अगर यहाँ पे we sit on the conductor,
तो we can see any charge will observe a magnetic force. ठीक है, that is given by the Lorentz force. Then the magnetic force per unit charge is given by u cross b. अब यहाँ देखते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पे जो u वेलोसिटी से जा रहा है, दैट इज गिवन बाय द लॉरेंट्ज फोर्स, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, विल गिवन बाय द, सपोज पॉजिटिव चार्ज है केस में उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा बाय द रिलेशन u क्रॉस p क्रॉस प्रोडक्ट बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो अगर चार्ज का सेपरेशन होते जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो स्टार्ट एक्टिंग। तो एट सम पॉइंट एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, द नेट फील्ड एक्टिंग ऑन द चार्ज विल गो जीरो, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो टोटल पोटेंशियल डेवलप होगा विल बी गिवन एज इंटीग्रेशन ऑफ u क्रॉस p डॉट dl। कैसे ये आया, जैसे सपोज एट इक्विलिब्रियम पॉजिटिव चार्ज यहाँ अक्यूमुलेट हो जाता है और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अक्यूमुलेटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन देम व्हिच इज गिवन बाय E। सो तो अगर पोटेंशियल 2 to 1 कैलकुलेट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इट विल बी गिवन बाय द माइनस ऑफ V 1 to 2। अगर इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं इट विल बी गिवन एज 2 to 1 E डॉट dl, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, नाउ दिस माइनस E into E is equals to the force per unit charge due to the presence of magnetic field, and this is given by u cross p। तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे u cross p से and we will get the final answer। तो फाइनली इस रिलेशन को लिख सकते हैं, और अगर ये मूविंग कंडक्टर इफ इट फॉर्म्स अ क्लोज लूप, ये क्लोज सर्किट का पार्ट है, देन वी कैन राइट द ओवरऑल ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एज द क्लोज्ड इंटीग्रल। और क्योंकि because this conductor is in motion, then the corresponding EMF is called the motional EMF। इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। This is something called the Faraday disk generator। Faraday disk generator consists of a circular metal disk। मतलब this is a metallic disk rotating with a constant velocity, angular velocity omega r, in a uniform magnetic field whose flux density is along the z direction। ऊपर की तरफ z डायरेक्शन ये है, तो राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो भी अपवर्ड है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एंड देयर आर ब्रश कॉन्टैक्ट्स are provided at the axis of the rim of the disk as shown। axis and the rim of the disk, एक axis यहाँ पे ब्रशेस है और एक रिम पे है।
क्वेश्चन क्या, डिटरमाइन द ओपन लूप वोल्टेज ऑफ द जनरेटर if the radius of the disk is capital R. So same formula यूज करेंगे बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल किसी कारण आ रहा है बिकॉज दिस क्वांटिटी where the EMF is induced because the quantity u cross the motional EMF. तो यहाँ देख सकते हैं जैसे एक पर्टिकुलर rth डिस्टेंस पे एक dr लेंथ का लेंथ लेते हैं, तो उस पॉइंट पे लेट अस कैलकुलेट द वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आर है, तो उस पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी विल बी गिवन एज, बिकॉज इमोशनल ईएमएफ इज बेस्ड ऑन द लीनियर वेलोसिटी, तो इसलिए वी आर कंसीडरिंग लीनियर वेलोसिटी विल बी गिवन बाय ओमेगा आर इनटू ओमेगा टाइम ओमेगा आर। और इसका डायरेक्शन क्या है, अगर दिस इज द एफआई डायरेक्शन तो उसी के टेंजेंट के अलॉन्ग ले लेते हैं, दिस इज द एफआई डायरेक्शन। और बी का डायरेक्शन है दैट इज अलॉन्ग द जेड डायरेक्शन। तो विल simply calculate for the whole ठीक है। So you will be replaced by b और इंटीग्रेशन करेंगे 0 से टोटल आर रेडियस तक, बिकॉज पोटेंशियल हमें इन दोनों पॉइंट के बीच में वी हैव टू फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, यहाँ पे हमेशा हम डायरेक्शन जो पोटेंशियल देखेंगे, पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन हमें देखना है यहाँ पे कि जहाँ पे नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं दैट विल बी गिवन एज द पॉइंट 2। तो इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम 1 to 2। अगर हमें इन दोनों पॉइंट के बीच में ईएमएफ कैलकुलेट करना है देन द इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम 1 to 2। यहाँ भी देख लेते हैं u क्रॉस b का फॉर्म, इफ यू अप्लाई द फॉर्मूला u क्रॉस b, तो जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो अब रिम पे एक्यूमुलेट होंगे एंड नेगेटिव चार्जेस विल बी एक्यूमुलेटेड समवेयर हियर। तो इसलिए इंटीग्रेशन हमारा r से 0 तक है। So finally we will obtain the relation। तो अभी हमने दो केस देखा था। फर्स्ट केस में क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रहा था और जो सर्किट था वो स्टेशनरी था। तो उस केस में we calculate the induced EMF and it is also called the transform EMF। और सेकंड केस क्या आपने देखा कि we are calculating the motion EMF। तो suppose we consider a circuit which is moving as well as it is kept in the time varying magnetic field।
तो यहाँ पे बोथ वी विल सी द ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ एज वेल एज द मोशनल ईएमएफ, और फिर दोनों को फिर सम अप कर देंगे टू ऑब्टेन द टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। A rectangular conductor loop is situated in a changing magnetic field which is given by the y direction में b वेक्टर जो है वैरी कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। Initially the normal of the loop makes an initial angle alpha with the ay direction। Suppose एक इंस्टेंट ऑफ टाइम लेते हैं जहाँ पे ये जो लूप है, इस लूप एरिया का जो डायरेक्शन है नॉर्मल है वो ए वाई के साथ ओमेगा टी एंगल बना रहा है। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप व्हेन इट रोटेट्स एट एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये यहाँ पे इमोशनल ईएमएफ का भी केस आएगा। क्यों? क्योंकि जो सर्किट है, सर्किट का मूवमेंट हो रहा है, प्लस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी वो टाइम वेरिंग है। तो वी हैव बोथ द केसेस, फर्स्ट बोथ द ट्रांसफॉर्मर में ईएमएफ केस प्लस द मोशनल ईएमएफ केस। So B is given by the V naught sin omega naught t, और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो दिस इज द, तो ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ के केस में हमने क्या देखा था कि पहले फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद डी बाई डी टी। तो इस लूप से टोटल फ्लक्स, इस लूप से जितना टोटल फ्लक्स पास हो रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे एंड वी विल देन डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल गिव माइनस डी बाई डी टी प्लस द मोशनल ईएमएफ। अब यहाँ पे चार साइड्स हैं, ठीक है? तो साइड 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and let's say 4 to 1। ठीक है? तो द ईएमएफ का जो कंट्रीब्यूशन होगा 1 to 2 के कारण क्या होगा, दैट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो for this part और for this part of the loop यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, यहाँ जो u वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या है, दिस इज अगेंस्ट, ये अगर एन का डायरेक्शन है इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। और ये अगर ओमेगा स्पीड से है, इफ इट इज मूविंग विद द स्पीड ओमेगा, तो वी कैन फाइंड द लीनियर स्पीड। कैसे है, दिस इज द एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस के अराउंड, एक्स एक्सिस अराउंड इसका मूवमेंट हो रहा है। एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, w/2 डिस्टेंस पे। अगर इसका विड्थ w यूनिट है और लेंथ h है, ठीक है? तो दिस इज द u वेक्टर एंड दिस इज द b वेक्टर। प्लस अब ये 2-3 लेंथ और 1-4 इन दोनों लेंथ के कारण ईएमएफ कंट्रीब्यूशन 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर इस पार्ट को कंसीडर करते हैं और इस पार्ट को कंसीडर करते हैं तो इस पार्ट के कारण डायरेक्शन ऑफ यू वेक्टर विल बी डाउनवर्ड और हियर द डायरेक्शन ऑफ यू वेक्टर इज अपवर्ड। तो ओवरऑल जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा 2 to 3 में, स्मॉल पार्ट में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इट विल बी अपोजिट टू दैट इंड्यूस्ड इन दिस पार्ट। तो ओवरऑल ईएमएफ इंड्यूस विल बी 0। सेम केस
in 1 to 4 लेंथ। तो 2 to 3 यूनिट और 1 to 4 यूनिट के कारण EMF कंट्रीब्यूशन विल बी जीरो। तो नेक्स्ट 3 to 4 अगर देखते हैं, सेम थिंग ओनली, ठीक है। So finally we can obtain the total induced EMF across this conductor loop। तो ये केस है मोशनल EMF एज वेल एज द ट्रांसफॉर्मर EMF। सो फैराडेज लॉ हमने देख लिया। अब मैक्सवेल्स इक्वेशन, बिफोर जब मैक्सवेल्स ने अपना इक्वेशन दिया था, उसके पहले इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार फंडामेंटल इक्वेशन एग्जिस्ट करते थे। एक तो हम पढ़ लिया हमने गॉस लॉ, गॉस लॉ का डिस्कशन हमने कर लिया। अभी हमने फैराडेज लॉ का डिस्कशन किया। और डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो is about the static magnetic field। That means the divergence of B is equal to zero। That means magnetic monopoles do not exist। And fourth भी हमने डिस्कस किया हुआ है, that is the Ampere's second law। So यहाँ देखते हैं, this equation is applicable to all form of charge densities in the electrostatic, and this equation is also complete। but यहाँ हम देखते हैं in the Ampere's second law। so अगर Ampere's second law को ऑब्जर्व करते हैं, तो it is given as the curl of B is equals to the zero times of the current density। यानी अगर करंट डेंसिटी है स्पेस में, तो इट विल प्रोड्यूस अ कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। बट वी नो दैट द डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज जीरो। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल क्या होता है? जीरो होता है। दैट मीन्स डेल डॉट जी इज ऑल्सो जीरो। तो डेल डॉट जी इज इक्वल टू जीरो, ये केस एप्लीकेबल कब है? ओनली फॉर द स्टेडी करंट्स। यानी यानी ये जो इक्वेशन है एम्पीयर सेकंड लॉ, इट गोज इनवैलिड फॉर द नॉन स्टेडी करंट। या फिर हम कह सकते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो फिर डेल डॉट जी इज नॉट इक्वल टू जीरो, उस केस में एम्पीयर सेकंड लॉ फेल हो जाता है। तो मैक्सवेल ने इसी मिसिंग प्रॉब्लम को फिक्स किया। लेट्स सी हाउ। सपोज एक कैपेसिटर का केस देखते हैं। तो लेट्स से एक कॉन्टूर सी यहाँ पे कंसीडर करते हैं। एक कॉन्टूर सी लेते हैं और मान लेते हैं यहाँ पे उससे एसोसिएटेड दो सरफेसेस हैं, एक S1 है और एक S2 है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे एम्पीयर सर्किट लॉ लगाते हैं, तो एम्पीयर सर्किट लॉ क्या कहता है कि टोटल द सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along the contour C equals to the total current enclosed by the loop। ठीक है। और
अगर स्टोक्स थ्योरम लगाते हैं तो लाइन इंटीग्रल विल बी कन्वर्टेड इनटू द सरफेस इंटीग्रल। तो यहाँ पे हम देखें दो सरफेसेस कंसिडर करें, एक S1 और एक S2। अब बिकॉज हमने स्टोक्स थ्योरम अप्लाई किया है, नाउ वी नो दैट द फॉर एनी कॉन्टूर C द स्टोक्स थ्योरम इज सरफेस इंडिपेंडेंट। मतलब नो मैटर जो इस कॉन्टूर से एसोसिएटेड सरफेस है उसका शेप कैसा भी हो, द स्टोक्स थ्योरम विल ऑलवेज गिव द सेम आंसर ऑफ द सरफेस इंटीग्रल। तो उस केस में अगर यानी अगर स्टोक्स थ्योरम सरफेस इंडिपेंडेंट है तो जो सरफेस इंटीग्रल बनेगा फॉर S1 it must be equal to the surface integral of the S2. Why? Because the Stokes theorem is surface independent. लेकिन यहां देखते हैं बट ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ लगाते हैं तो S1 के केस में जैसे सरफेस यहाँ पे है तो उससे टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, दैट इज IC। तो I इंक्लूड इस केस में IC है। लेकिन अगर S2 केस लेते हैं तो S2 जो है सरफेस वो पास कहाँ से हो रहा है, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो we know that the current do not exist, the conduction current do not exist between the plates of the capacitor। ठीक है, तो यानी दोनों इंटीग्रल यानी यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम फेल हो जा रहा है, और यू कैन से नॉट द स्टोक्स थ्योरम, the Ampere circuit law is failing। This implies that the Stokes theorem is not verified in case of the surface. In case the surface crosses in between the plates of a capacitor, hence the mathematical form of Ampere's law must be missing something। तो ये हमने देखा इनिशियली हमने बिकॉज ऑफ दिस हमने क्या देखा था, बिकॉज स्टोक्स थ्योरम सरफेस डिपेंडेंट। तो हमने देखा था जो सरफेस इंटीग्रल बनेगा तो द सरफेस इंटीग्रल जो कैलकुलेट करेंगे ऑन द सरफेस S1 विल बी इक्वल टू व्हाट वी कैलकुलेट ऑन द सरफेस S2। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एम्पियर्स लॉ वेरीफाई नहीं हो पा रहा। सो देयर मस्ट बी मिसिंग समथिंग। तो इसी चीज को एम्पियर ने पॉइंट आउट किया और उसको फिक्स किया। लेट्स सी हाउ। सपोज अगर ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है या फिर डिस्चार्ज हो रहा है, दोनों ही के केस में अगर देखते हैं, लेट्स से अगर चार्ज हो रहा है तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ऑब्टेन होगा, क्योंकि चार्जिंग हो रहा है तो देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो उस चार्ज के कारण करस्पॉन्डिंग देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates of the capacitor। For a charging capacitor, a changing electric field exists between the plates of the capacitor। अब यहाँ पे अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देते हैं और गॉस लॉ लगाते हैं तो we can obtain a relation of non-steady currents in terms of the electric field between the plates of the capacitor। और फिर क्या कर रहे हैं कि जो करंट डेंसिटी है, लेट अस वी विल राइट इट इन टर्म्स ऑफ द स्टेडी प्लस नॉन स्टेडी करंट डेंसिटी। ठीक है,
ऐसा क्यों कर रहे हो देखते हैं। तो अगर डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ जे लिख रहे हैं, तो वी विल रिप्लेस इट बाय द स्टेडी टर्म एज वेल एज द नॉन स्टेडी टर्म। स्टेडी टर्म कौन सा हुआ? द करंट डेंसिटी इन द फिजिकल सर्किट। ठीक है। तो जो नॉन स्टेडी टर्म है, that is called, we defined as the displacement current density. Why? Because let's say d is equal to epsilon naught e, so d is called the displacement vector, तो वहीं से ये टर्म आया डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ऑल्दो ऑल्दो यहाँ पे कोई फिजिकल करंट का फ्लो नहीं है, बट यहाँ पे देयर इज अ चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। So that changing electric field is manifested in terms of a current density. But क्योंकि हमने ये रिलेशन एक नॉन स्टेडी करंट्स के लिए डिराइव किया है, दैट इज वाई लेट अस से इट हैज अ नॉन स्टेडी करंट डेंसिटी, और उसको नया नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, which is given by epsilon naught times of the rate of change of the electric field between the plates of the capacitor. So finally मैक्सवेल ने एक और टर्म ऐड कर दिया था इसी इक्वेशन में, that is the original equation, that is in the original equation of the Ampere's law. He added a new term which is called the displacement current density. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि a changing electric field also produces a magnetic field. Faraday's law में हमने क्या देखा कि a changing magnetic field induces a electric field. Here we can see a changing electric field induces a magnetic field. तो ये इसको एक स्टेडी प्लस नॉन स्टेडी टोटल मैग्नेटिक फील्ड का जो कर्ल है, इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ जेसी एंड जेडी। ठीक है। So how can we write it like this? Let's go back. यहां पे देखते हैं कि अगर इस सर्किट को कंसीडर करते हैं तो ये दिस इज फॉलोइंग द स्टेडी this is the steady current, that is del dot J is equal to 0. तो यहाँ पे there will be no changing electric field, तो यहाँ पे JD का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी जब फिजिकल सर्किट के क्रॉस मूव करेंगे उस टाइम there will be nothing like JD vector, only that something that will exist, the JC vector will exist. लेकिन अगर हम if we come across
बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, यहाँ पे जेडी वेक्टर एग्जिस्ट करेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। यहाँ पे क्योंकि कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं है, फिजिकल करंट एग्जिस्ट नहीं करता है, देन यहाँ पे क्या होगा, जेसी विल जेडी नॉट इक्वल टू जीरो, बट जेसी विल बी जीरो। यानी साइमल्टेनियसली जेसी और जेडी वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है इन केस ऑफ a perfect conductor and perfect dielectric। सो अगर जब जेसी वेक्टर एग्जिस्ट करेगा उस टाइम ये वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जब जेडी वेक्टर एग्जिस्ट करेगा उस टाइम जेसी वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा। So this is how Maxwell fixed Ampere's law। तो हम देख लेते हैं कि जो कंडक्शन करंट है और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसमें क्या रिलेशन है। सपोज वंस अगेन यू अप्लाई द एम्पीयर सर्किट लॉ। तो अगर सपोज सी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलेशन ऑपरेट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू, तो अगर यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करते हैं तो जो तो S1 के थ्रू जो बी कर्ल का जो फ्लक्स होगा दैट विल इक्वल टू द फ्लक्स एट S2। यहाँ पे जो करेक्टेड फॉर्मूला है उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं सिंस द फील्ड इज कन्फाइंड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, हेंस E इज इक्वल टू जीरो ओवर S1। मतलब S1 का केस देख रहे हैं, S1 कहाँ अप्लाई कर रहा है, S1 इस फिजिकल सर्किट जहाँ पे है, फिजिकल सर्किट वहाँ से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे जो जेडी जो टर्म है वो डिस्प्लेसमेंट करंट, देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट करंट, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर S2 सरफेस को लेते हैं तो यहाँ पे जेसी टर्म नहीं रहेगा, क्या, सिंस देयर इज नो मोशन ऑफ फ्री चार्ज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, हेंस जेसी इज जीरो ओवर S2। तो यहाँ पे ये टर्म नहीं रहेगा S1 के केस में, और S2 के केस में ये टर्म चला जाएगा। तो फाइनली यू कैन राइट इट लाइक दिस। तो टोटल करंट इज गिवन बाय द इंटीग्रल ऑफ द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द करंट डेंसिटी। दिस विल बी नथिंग बट द कंडक्शन करंट, और इस इंटीग्रल को बोल देंगे displacement current, and we see that the conduction current is equal to the displacement current। तो फाइनली मैक्सवेल्स इक्वेशंस को आफ्टर करेक्शन इन द एम्पीयर सर्किट लॉ we can write the fourth set of equations। which is given by the Gauss law of electrostatics, Faraday's law, and del dot B is equal to 0, which says that the magnetic monopole does not exist, and third takes into account the displacement current। और अगर मटेरियल में डील कर रहे हैं, इफ यू वांट टू राइट द मैक्सवेल इक्वेशन इन मैटर, तुमने देखा है कॉस्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स del dot D is equal to the free charge density। Similarly Faraday's law
फाइनली एच की टर्म में लिखेंगे, एच वेक्टर के टर्म में लिखेंगे, दिस इज ऑल्सो द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और यहाँ पे एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड होगा विच इज द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। So thank you.